तनाव से छुटकारा नहीं, सही दिशा ही समाधान है। इस वीडियो में हम लॉरेन हॉड्ज की प्रसिद्ध पुस्तक लेस स्ट्रेस मोर काम का विस्तृत हिंदी सारांश साझा कर रहे हैं। जानिए, आपके अंदर छिपा तनाव व्यक्तित्व कौन सा है, फाइटर, रनर, वॉरियर या थ्रिवर? स्ट्रेस रीसेट फ्रेमवर्क क्या है और इसे कैसे अपनाएं? माइंडफुलनेस, दिनचर्या और डिजिटल बैलेंस से तनाव को कैसे सकारात्मक दिशा दें? क्यों तनाव को पहचानकर उसे जीवन की ताकत में बदला जा सकता है? यह वीडियो आपके जीवन को तनाव से मुक्त नहीं, बल्कि अधिक समझदार और शांत बनाने का मार्ग है। अगर आप ऐसे ही और बुक समरी, माइंडफुलनेस और सेल्फ हेल्प वीडियोज देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि तनाव सबके पास है, लेकिन समाधान सबके पास नहीं। पुस्तक परिचय, इंट्रोडक्शन। लेस स्ट्रेस, मोर काम, डिस्कवर योर यूनिक स्ट्रेस पर्सनालिटी एंड मेक इट योर सुपर पावर। कम तनाव, अधिक शांति, अपने अद्वितीय तनाव व्यक्तित्व की खोज करें और इसे अपनी महाशक्ति बनाएं। लेखिका लॉरेन हॉड्ज। इस पुस्तक का उद्देश्य तनाव से भागने की नहीं, बल्कि उसे समझकर, स्वीकार कर और नियंत्रित प्रतिक्रिया देने की कला सिखाना है। लॉरेन हॉड्ज मानती हैं कि तनाव हर किसी के जीवन में एक सामान्य और अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। लेकिन जिस तरह हर व्यक्ति अलग होता है, उसी तरह उसकी तनाव के प्रति प्रतिक्रिया भी अलग होती है। लेखिका बताती हैं कि यदि हम अपने स्ट्रेस पर्सनालिटी टाइप को पहचान लें, तो हम तनाव को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और शक्ति बना सकते हैं। क्यों पढ़े यह पुस्तक? अगर आप बार बार तनाव में फंस जाते हैं, अगर आप खुद को बार बार चिंता, भागने या क्रोध जैसी प्रतिक्रियाओं में पाते हैं, अगर आप अपने रिश्तों, कार्यक्षमता और मानसिक शांति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह पुस्तक एक गहरा आत्मज्ञान और व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है। लेखक का दृष्टिकोण। लॉरेन हॉड्ज एक वेलनेस एजुकेटर और परफॉर्मेंस कोच हैं। वह न्यूरोसाइंस, बिहेवियर साइकोलॉजी और माइंडफुलनेस को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम देती हैं जो किसी को भी तनाव को सुपर पावर में बदलने में मदद करता है। यह किताब हमें बताती है कि तनाव कोई बाधा नहीं, बल्कि आत्मविकास का एक दरवाजा है। सही दृष्टिकोण और अभ्यास से हम उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना सकते हैं। भाग 1, पिछली कहानी, द बैकस्टोरी। यहाँ भाग 1 के चारों अध्यायों का अत्यंत विस्तार से मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह भाग इस पुस्तक की नींव है, जहां लेखक लॉरेन हॉड्ज यह स्पष्ट करती हैं कि तनाव को समझने और उससे निपटने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आंतरिक प्रणाली, तनाव की प्रकृति और स्वभावगत प्रतिक्रिया पैटर्न को पहचानना होगा। अध्याय 1, 10 सीन, तनाव की दुनिया में आपका स्वागत। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक कड़वी सच्चाई के साथ करती हैं कि तनाव आज के समय की एक सार्वभौमिक और सामान्य स्थिति बन चुकी है। वह हमें यह दिखाती हैं कि हम में से अधिकांश लोग लगातार किसी न किसी स्तर पर तनाव में जी रहे हैं, लेकिन हम या तो इसे पहचान नहीं पाते या फिर उसे अनदेखा करते हैं। आज का यथार्थ एक थका देने वाला माहौल। लेखिका आधुनिक जीवन की वास्तविकता को उजागर करती हैं, जिसमें व्यक्ति लगातार चारों ओर से दबावों में घिरा हुआ है। कार्यस्थल का तनाव, डेडलाइन, लक्ष्य, प्रदर्शन मूल्यांकन, 24x7 कनेक्टिविटी का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की देखभाल, आर्थिक असुरक्षा, डिजिटल संसार, नोटिफिकेशन की भरमार, सोशल मीडिया तुलना, लगातार ऑनलाइन उपलब्ध रहने का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, सफल दिखने, सब कुछ संभालने और दूसरों को खुश रखने की मजबूरी। यह सब मिलकर व्यक्ति के मस्तिष्क और शरीर को कभी न रुकने वाले तनाव की स्थिति में डाल देता है। तनाव की गलतफहमी शत्रु नहीं, संकेत है। लेखिका यह स्पष्ट करती हैं कि एक तनाव केवल बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया प्रणाली, रिस्पॉन्स सिस्टम का हिस्सा है। उदाहरण, 2 व्यक्ति एक जैसी स्थिति में हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अलग होती है। क्यों? क्योंकि तनाव अनुभव नहीं, प्रतिक्रिया है। हम में से अधिकतर लोग अपनी प्रतिक्रिया प्रणाली से अनजान हैं। हम यह नहीं समझते कि हमारा शरीर, हार्मोन, मस्तिष्क और भावनाएं किस प्रकार तनाव को संभाल रही हैं, और यही अनजाने में हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है।
तनाव का प्रकृति निर्मित उद्देश्य क्या था? लेखक यहाँ एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखती हैं। प्रारंभिक मानव के लिए तनाव एक जीवन रक्षक प्रतिक्रिया थी। जब जानवर या खतरा सामने आता था तो शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता था। लेकिन आज के दौर में वही तनाव प्रतिक्रिया ईमेल, बॉस या ट्रैफिक के कारण बार बार सक्रिय होती है, जबकि असली खतरा नहीं होता। यही लगातार सक्रिय तनाव प्रतिक्रिया प्रणाली शरीर में सूजन, थकान और मानसिक रोगों को जन्म देती है। क्या तनाव को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है? लेखक का उत्तर है नहीं। लेकिन वह कहती हैं कि तनाव को समाप्त करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तनाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को बदलना ही सच्चा समाधान है। हम अपने शरीर और मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित, रीट्रेन कर सकते हैं। हम अपने तनाव व्यक्तित्व को पहचानकर उसे नया आकार दे सकते हैं। हम तनाव को एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, स्वयं को समझने, बदलने और विकसित करने का। लेखिका की अंतर्दृष्टि तनाव भी शक्ति बन सकता है। लॉरेन हॉड्स यह मानती हैं कि तनाव हमारी पहचान का ही हिस्सा है, क्योंकि हर व्यक्ति का तनाव के प्रति अलग ढंग होता है और उसमें हमारी व्यक्तिगत कहानी, अनुभव और आंतरिक स्वभाव जुड़ा होता है। वह कहती हैं, यदि आप अपने तनाव के तरीकों को समझ लें तो आप अपने सबसे बड़े डर को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकते हैं। मुख्य विचार तनाव हर किसी का अनुभव है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हर व्यक्ति में अलग होती है। गलतफहमी हम सोचते हैं तनाव बाहरी है, लेकिन असल में यह हमारी आंतरिक प्रणाली की प्रतिक्रिया है। समाधान तनाव से लड़ना नहीं, बल्कि उसे समझना और प्रतिक्रिया प्रणाली को फिर से प्रशिक्षित करना। दृष्टिकोण तनाव को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि विकास का प्रवेश द्वार समझें। निष्कर्ष 1. तनाव को पहचानना पहला कदम है। 2. हर व्यक्ति की तनाव प्रणाली अलग होती है। 3. तनाव प्रतिक्रिया को बदला जा सकता है। 4. आत्मजागरूकता से ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। अध्याय 2. द साइंस, तनाव के पीछे का विज्ञान। इस अध्याय में लॉरेन हॉड्स तनाव को सिर्फ एक भावनात्मक अनुभव नहीं, बल्कि जैविक और मस्तिष्कीय प्रक्रिया के रूप में समझाती हैं। लेखिका यह बताती हैं कि जब हम तनाव को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं, तभी हम उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। एक तनाव भावना नहीं, मस्तिष्क और शरीर की प्रतिक्रिया है। यह अध्याय एक बड़ी भ्रांति को तोड़ता है कि तनाव केवल मानसिक या भावनात्मक चीज है। वास्तव में तनाव शरीर और मस्तिष्क की एक स्वाभाविक, जैविक प्रतिक्रिया है जो लाखों वर्षों से हमारे अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए विकसित हुई है। 2. तनाव की जैविक प्रक्रिया कैसे काम करती है? जब कोई व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में आता है, जैसे समय पर काम पूरा न कर पाना, किसी से बहस या किसी अप्रत्याशित खबर का सामना, तो शरीर में एक अलार्म सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। अमिगडला, एमिगडाला। मस्तिष्क का यह हिस्सा भावनाओं को नियंत्रित करता है और जब खतरे का आभास होता है तो यह सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है। यह खतरे का अलार्म बजाता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अमिगडला से संकेत मिलने पर हाइपोथैलेमस शरीर की स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्रंथियां। ये ग्रंथियां तनाव हार्मोन, एड्रेनालाइन, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज करती हैं। तनाव के समय शरीर की प्रतिक्रिया। शरीर में बदलाव प्रभाव। हृदय गति तेज होती है, शरीर को लड़ाई या भागने के लिए तैयार करता है। रक्तचाप बढ़ता है, अधिक ऑक्सीजन और ऊर्जा उपलब्ध कराना। मांसपेशियां कस जाती हैं, सतर्कता और प्रतिक्रिया की तैयारी। पाचन धीमा हो जाता है, ऊर्जा सिर्फ खतरे से निपटने में लगती है। मस्तिष्क खतरे पर केंद्रित हो जाता है, निर्णय क्षमता सीमित हो जाती है, तर्कशीलता कम होती है। यह पूरी प्रक्रिया महज कुछ सेकंडों में घटती है और इसे फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया कहा जाता है। 3. अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक तनाव। अल्पकालिक तनाव, एक्यूट स्ट्रेस। यह अचानक और तात्कालिक होता है, जैसे परीक्षा से पहले घबराहट, ट्रैफिक में फंसना या सार्वजनिक भाषण से पहले तनाव। शरीर इस तनाव से जल्दी उबर जाता है। यह प्रकार मोटिवेशन और सतर्कता को बढ़ा सकता है।
दीर्घकालिक तनाव, क्रॉनिक स्ट्रेस। जब तनाव लगातार बना रहता है, जैसे कार्यस्थल का अत्यधिक दबाव, वित्तीय चिंता, पारिवारिक कलह, शरीर बार बार या लगातार कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज करता रहता है। यह स्थिति शरीर और मस्तिष्क दोनों पर दीर्घकालिक हानि पहुंचाती है। 4. दीर्घकालिक तनाव के प्रभाव का क्षेत्र। परिणाम: नींद अनिद्रा, बार बार नींद खुलना, गहरी नींद न आना। निर्णय क्षमता अत्यधिक सोच, भ्रम, गलत निर्णय। इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता कम, बार बार बीमार पड़ना। मानसिक स्वास्थ्य अवसाद, चिंता, थकान, निराशा। शारीरिक स्वास्थ्य हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मोटापा, डायबिटीज। लेखक का तर्क है कि यह सब तनाव के प्रति हमारी अनजानी प्रतिक्रिया के कारण होता है, न कि केवल परिस्थितियों के कारण। 5. क्या यह प्रक्रिया बदली जा सकती है? हाँ, यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिक होता है, यानी हम अभ्यास और रणनीति से अपनी तनाव प्रतिक्रिया को पुनः प्रशिक्षित कर सकते हैं। हम खुद को यह सिखा सकते हैं कि तनावपूर्ण स्थिति में भी संतुलित, सोच समझकर और प्रभावी प्रतिक्रिया कैसे देनी है। निष्कर्ष: तनाव का मूल यह एक जैविक और मस्तिष्कीय प्रतिक्रिया है, भावनात्मक नहीं। मुख्य अंग अमिगडला, हाइपोथैलेमस, एड्रेनल ग्लैंड्स। मुख्य हार्मोन एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल। प्रतिक्रिया लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट, प्रतिक्रिया प्रणाली सक्रिय होती है। लाभ: अल्पकालिक तनाव से सतर्कता और जागरूकता बढ़ती है। हानि: दीर्घकालिक तनाव से शरीर और मस्तिष्क दोनों पर गंभीर दुष्प्रभाव। समाधान: शरीर और मस्तिष्क को तनाव प्रतिक्रिया के लिए दोबारा प्रशिक्षित करना। जब आप तनाव को एक विज्ञान के रूप में समझते हैं, तभी आप उससे एक योद्धा की तरह निपटना सीखते हैं, न कि एक शिकार की तरह। अध्याय 3: द सॉल्यूशन, स्ट्रेस रीसेट, तनाव का रीसेट सिस्टम। यह अध्याय यह सिखाता है कि तनाव कोई समाप्त की जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति है जिसका उत्तरदायी ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है। अधिकांश लोग तनाव के समय या तो प्रतिक्रिया में फंस जाते हैं, जैसे गुस्सा, डर, चुप्पी, या उसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन लेखक कहती हैं कि हम पुरानी तनाव प्रतिक्रिया प्रणाली को बदल सकते हैं, और यह परिवर्तन संभव है, विज्ञान के अनुसार भी। स्ट्रेस रीसेट फ्रेमवर्क, तनाव प्रतिक्रिया को बदलने की प्रक्रिया। लेखिका इस अध्याय में एक व्यावहारिक 3-चरणीय ढांचा, फ्रेमवर्क देती है। 1. रिकॉग्नाइज, पहचानना। क्या करें? जैसे ही आपको तनाव महसूस हो, उस भाव को जल्द से जल्द पहचानें। यह पहचान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संकेतों के जरिए होती है। कैसे पहचानें? क्या आपकी सांसें तेज हो रही हैं? क्या आपका चेहरा या कंधा तनावग्रस्त है? क्या आप बात टाल रहे हैं या बहस से बच रहे हैं? क्या आप अत्यधिक सोच रहे हैं या विचलित हो रहे हैं? उद्देश्य: पहचानने से आप संवेदनशील नहीं, बल्कि सचेत बनते हैं। यह पहला कदम है जहां आप स्वचालित प्रतिक्रिया से जागरूक प्रतिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। 2. एक्सेप्ट, स्वीकार करना। क्या करें? अपने तनाव को स्वीकारें, उसे न दबाएं, न दोष दें। कहें, हाँ, मैं इस समय तनाव में हूं। क्यों जरूरी है? जब आप तनाव को अस्वीकार करते हैं, तो शरीर और मस्तिष्क सुरक्षा की जगह खतरे की स्थिति में फंसे रहते हैं। लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं, तो मस्तिष्क को सिग्नल मिलता है कि मैं सुरक्षित हूं। उदाहरण: मुझे अभी डर लग रहा है और यह ठीक है। मैं अनिश्चितता महसूस कर रहा हूं, यह सामान्य है। परिणाम: यह स्वीकार्यता शरीर को शांत करती है, तनाव हार्मोन धीरे धीरे कम होते हैं। 3. एक्ट, क्रिया करना। क्या करें? पहचानने और स्वीकार करने के बाद एक सकारात्मक और सूझबूझ भरा कदम उठाएं। विकल्प: गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग, 4 सेकंड सांस अंदर, 6 सेकंड बाहर। माइंडफुलनेस, वर्तमान में आना, ध्यान केंद्रित करना। शारीरिक गतिविधि, टहलना, स्ट्रेच करना। ब्रेक लेना, 5 मिनट का विराम। जर्नलिंग, अपनी भावना को लिखना। मदद मांगना, किसी से बात करना या गाइडेंस लेना। उद्देश्य: यह प्रतिक्रिया आपको नियंत्रण की भावना देता है।
आप अपने तनाव के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं, नियंत्रण करने लगते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, मस्तिष्क को फिर से प्रशिक्षित करना। लेखक इस अध्याय को न्यूरोसाइंस के अद्भुत सिद्धांत न्यूरोप्लास्टिसिटी से जोड़ती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? मस्तिष्क की यह क्षमता कि वह नई आदतों, सोच और व्यवहार के अनुसार अपने आप को पुनर्गठित कर सकता है। जब आप बार बार किसी नई प्रतिक्रिया, जैसे गहरी सांस लेना, माइंडफुलनेस, को अभ्यास में लाते हैं, तो मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। कुछ समय में यह नए तनाव प्रतिक्रिया व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। सरल शब्दों में, आपका मस्तिष्क बदल सकता है। आपकी प्रतिक्रिया प्रणाली भी बदल सकती है। रिकॉग्नाइज, तनाव को तुरंत पहचानना, शरीर के संकेत, सांस, हृदय गति। एक्सेप्ट, उस तनाव को स्वीकार करना, खुद को दोष न देना, भावनाओं को अनुमति देना। एक्ट, सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, सांस लेना, माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, ब्रेक लेना। आप पुरानी आदतों और प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं हैं। हर बार जब आप तनाव के प्रति शांत प्रतिक्रिया देते हैं, आप एक नया ताकतवर न्यूरल नेटवर्क बना रहे होते हैं। व्यावहारिक प्रयोग, स्ट्रेस रीसेट को लागू करने का तरीका। एक दिन में 3 बार अपने शरीर और भावनाओं की स्थिति को पॉज एंड रिकॉग्नाइज करें। 2, उस भावना को स्वीकार करें, मैं यह महसूस कर रहा हूं और यह ठीक है। 3, गहरी सांस लें या किसी क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया को संतुलित करें। निष्कर्ष, स्ट्रेस रीसेट पहचान प्लस स्वीकार्यता प्लस कार्रवाई। यह प्रणाली सिर्फ एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दैनिक अभ्यास है। यही अभ्यास व्यक्ति को थ्रिवर बनाता है, यानी तनाव में भी खिलने वाला। अध्याय 4, द रूल्स, तनाव प्रबंधन के 4 नियम। तनाव केवल एक शारीरिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, यह हमारे सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके का परिणाम है। इस अध्याय में लेखिका कहती है, तनाव को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अपनी आंतरिक मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलकर उसकी दिशा को बदल सकते हैं। नियम 1, आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। क्या है? यह जानना कि आपका तनाव कब, कैसे और क्यों सक्रिय होता है। आप कौन सा तनाव व्यक्तित्व रखते हैं, फाइटर, प्लीजर, वरीय आदि? क्यों जरूरी है? जब आप अपने ट्रिगर, शारीरिक संकेत और सोचने के पैटर्न को समझते हैं, तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। बिना आत्मजागरूकता के कोई समाधान संभव नहीं है। अभ्यास, जर्नलिंग, रोज शाम को यह लिखें, आज मुझे कब तनाव महसूस हुआ और मैंने कैसे प्रतिक्रिया दी। बॉडी स्कैन, दिन में 2 से 3 बार रुककर अपने शरीर को महसूस करें, क्या जबड़े टाइट हैं, सांसें तेज हैं। ब्रीदिंग ट्रैकिंग, सांस की गति को देखना, क्या आप तनाव में तेजी से सांस ले रहे हैं। लेखिका का संदेश, जागरूकता ही पहला स्टेप है, आप वही नहीं रह सकते जो आप अब तक थे, यदि आप खुद को देखना शुरू कर दें। नियम 2, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। क्या है? तनाव को दुश्मन या कमजोरी न मानना। इसे जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करना, न कि उससे लड़ना या उसे दबाना। क्यों जरूरी है? तनाव को दबाने से शरीर की अलार्म प्रणाली सक्रिय रहती है और आप ज्यादा थक जाते हैं। स्वीकृति मस्तिष्क को मैं सुरक्षित हूं का सिग्नल देती है, जिससे कोर्टिसोल जैसे हार्मोन कम होते हैं। अभ्यास, तनाव के समय कहें, मैं इस स्थिति में तनाव महसूस कर रहा हूं और यह ठीक है। भावनाओं को जियो, रोको मत। आत्मदया, सेल्फ कंपैशन, का अभ्यास करें, खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा किसी दोस्त के साथ करते। लेखिका का संदेश, स्वीकृति आत्मसमर्पण नहीं है, यह आत्मशक्ति है। नियम 3, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। क्या है? अपनी तनाव प्रतिक्रिया के लिए दूसरों को दोष न देना, बल्कि यह स्वीकार करना कि यह मेरी प्रतिक्रिया है और मैं इसे बदल सकता हूं। क्यों जरूरी है? जब आप दूसरों या हालात को दोष देते हैं, तो आप नियंत्रण खो देते हैं। जवाबदेही लेने से आप सशक्त बनते हैं, क्योंकि बदलाव का द्वार आपके हाथ में होता है। अभ्यास, सवाल पूछें, क्या मैं इस स्थिति को अलग तरीके से देख सकता हूं? हर बार प्रतिक्रिया के बाद रिव्यू करें, मैंने कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या यह मेरी मदद कर रही है? लेखिका का संदेश, जवाबदेही डराने वाली नहीं,
बल्कि आजादी देने वाली शक्ति है। नियम 4, उद्देश्यपूर्ण क्रिया, इंटेंशनल एक्शन। क्या है? तनाव के समय जागरूक और पूर्व निर्धारित कदम उठाना। यह मानकर चलना कि मैं प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, मैं अभ्यास कर रहा हूं। क्यों जरूरी है? पुरानी आदतें आपको प्रतिक्रियात्मक बनाती हैं। उद्देश्यपूर्ण क्रिया आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल रास्ते बनाती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अभ्यास। किसी तनावपूर्ण स्थिति में पॉज लें और कहें, मैं अभी अभ्यास कर रहा हूं, यह मेरी प्रतिक्रिया है, मेरी पसंद से। गहरी सांस, 10 सेकंड का ब्रेक, सकारात्मक सोच या माइंडफुल वॉक। लेखिका का संदेश। हर तनावपूर्ण पल एक मौका है अपनी मानसिक आदत को बदलने का। चारों नियम एक साथ कैसे काम करते हैं? नियम भूमिका। आत्मजागरूकता यह बताता है कि तनाव कब और कैसे हो रहा है। स्वीकृति यह बताता है कि तनाव को दबाने की जरूरत नहीं, उसे स्वीकारने की है। जवाबदेही यह कहता है कि आप ही बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं। उद्देश्यपूर्ण क्रिया यह सिखाता है कि हर पल आप अपने भीतर नया विकल्प चुन सकते हैं। निष्कर्ष। ये नियम तनाव को शत्रु से शिक्षक में बदल देते हैं। जब व्यक्ति इन चारों नियमों को अभ्यास में लाता है तो वह थोड़ा कम डरता है, थोड़ा ज्यादा देख पाता है और थोड़ा बेहतर प्रतिक्रिया करता है। लॉरेन हॉज्स कहती हैं कि तनाव के ये 4 नियम जीवन में स्पष्टता लाते हैं, मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं और व्यक्ति को तीव्र बनाते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ तनाव से उबरता नहीं बल्कि उसमें खिलता है। सारांश। भाग 1 का समग्र निष्कर्ष। लेस स्ट्रेस, मोर काम का पहला भाग यह स्थापित करता है कि तनाव को पूरी तरह मिटाना न तो संभव है और न ही आवश्यक। असली समाधान है अपनी तनाव प्रतिक्रिया को पहचानना, उसे स्वीकार करना, उसे रीसेट करना और फिर अभ्यास द्वारा उसमें सुधार लाना। लॉरेन हॉज्स यह स्पष्ट करती हैं कि हर व्यक्ति का तनाव अनुभव अलग होता है और हमें उसका विश्लेषण एक वैज्ञानिक, व्यवहारिक और आत्मजागरूक दृष्टिकोण से करना चाहिए। भाग 2, स्ट्रेस पर्सनालिटीज, तनाव व्यक्तित्व की 8 श्रेणियां। यह भाग पुस्तक का केंद्र बिंदु है जहां लेखक लॉरेन हॉज्स विभिन्न प्रकार की तनाव व्यक्तित्व, स्ट्रेस पर्सनालिटीज की पहचान कराती है। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति की तनाव के प्रति जैविक और मानसिक प्रतिक्रिया अलग होती है और जब हम इस प्रतिक्रिया को समझते हैं तो हम उसे बदल सकते हैं। अध्याय 5, दी फाइटर, संघर्ष करने वाला। फाइटर वह व्यक्ति होता है जो तनाव के समय लड़ने, तर्क करने, प्रतिक्रिया देने और नियंत्रण पाने की ओर झुकाव रखता है। इसका लक्ष्य होता है स्थिति को तुरंत बदलना, खुद को मजबूत दिखाना और किसी भी हालत में हार न मानना। फाइटर की विशेषताएं। विशेषता विवरण। तेज आवाज और बोलने की गति, तनाव की स्थिति में वह तेजी से बात करता है, अक्सर बिना रुके। तर्क वितर्क करने की प्रवृत्ति, वह हर स्थिति में सही साबित होना चाहता है। नियंत्रण की भावना, चीजों को अपने हिसाब से रखना चाहता है, लोग, समय, परिस्थिति। ऊर्जा और तीव्रता, समस्या का तुरंत सामना करता है, निर्णय लेने में तेजी दिखाता है। फाइटर आमतौर पर ऐसा व्यक्ति होता है जो जिम्मेदारियां उठाने से नहीं डरता, लेकिन उसे ये लगता है कि अगर मैं पीछे हटा तो सब कुछ बिखर जाएगा। फाइटर की सकारात्मक ताकतें। शक्ति व्याख्या। नेतृत्व की क्षमता, कठिन समय में आगे बढ़कर नेतृत्व करना। निर्णय लेने में तेजी, त्वरित सोच और दिशा तय करना। जिम्मेदारी उठाना, कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना। स्थिति में परिवर्तन लाना, परिस्थितियों को अपने बलबूते बदलने की इच्छा। फाइटर का व्यक्तित्व कई जगहों पर प्रभावशाली हो सकता है, जैसे टीम लीडरशिप, संकट प्रबंधन, प्रोजेक्ट डिलीवरी या पारिवारिक जिम्मेदारी। फाइटर की प्रमुख चुनौतियां। एक उग्र संवाद, उसकी तीव्र प्रतिक्रिया सामने वाले को डरा या घायल कर सकती है। 2 संबंधों में खटास, वह कभी कभी दूसरों की राय को महत्व नहीं देता, जिससे रिश्तों में दरार आती है। 3 स्वस्थ संवाद की कमी, फाइटर बहस करता है, समझाने की बजाय। 4 भावनात्मक थकावट, हर बार नियंत्रण की कोशिश से फाइटर आंतरिक रूप से थक जाता है, लेकिन उसे यह महसूस नहीं होता। 5 सहनशीलता की कमी,
अनिश्चितता या दूसरों की गलतियों को झेल नहीं पाता। लेखक बताती हैं कि फाइटर दिखाई देता है आत्मविश्वासी, लेकिन अंदर से वह असुरक्षा से लड़ रहा होता है। उसे लगता है कि अगर वह नियंत्रण खो देगा तो सब गलत हो जाएगा। फाइटर के लिए समाधान और सुधार रणनीतियां। अभ्यास उद्देश्य: गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग, प्रतिक्रिया से पहले रुकना और शांति से सोचना। पॉज बिफोर रिप्लाई, प्रतिक्रिया से पहले ठहराव, आवेग को रोकना और शब्दों का चयन करना। सहानुभूति से संवाद, एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, मैं समझता हूं तुम कैसा महसूस कर रहे हो, जैसे वाक्य प्रयोग करना। ब्रेक लेना, खुद को रीसेट करने के लिए समय देना। जर्नलिंग, दिन भर की प्रतिक्रिया और व्यवहार का आत्ममूल्यांकन। विजुअलाइजेशन, खुद को शांत और सहयोगी रूप में कल्पना करना। मैं सही नहीं, समाधान चाहता हूं का दृष्टिकोण, समस्या केंद्रित नहीं, समाधान केंद्रित संवाद। एक फाइटर के लिए दृष्टिकोण में बदलाव। पुरानी सोच, नई सोच। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा, हर प्रतिक्रिया का उत्तर देना जरूरी नहीं। मुझे जीतना है, मुझे समझना है और समझाना है। दूसरे गलत हैं, हर किसी की अपनी प्रतिक्रिया होती है। अगर मैंने छोड़ा तो कमजोर दिखूंगा, शांति ताकत है, हिंसा नहीं। फाइटर की न्यूरोबायोलॉजी, मस्तिष्कीय दृष्टिकोण। फाइटर के भीतर अमेगडला अत्यधिक सक्रिय रहता है, जिससे वह तुरंत फाइट मोड में चला जाता है। लेकिन जब वह सांस, माइंडफुलनेस और सहानुभूति आधारित अभ्यास करता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने और निर्णय लेने वाला हिस्सा है, सक्रिय होता है। इससे उसकी प्रतिक्रिया धीमी, शांत और सोच समझ कर देने योग्य बनती है। फाइटर एक शक्ति है जब तक वह दूसरों को कुचलने की जगह उन्हें साथ लेकर चले। संघर्ष करने की आपकी क्षमता अगर शांति और समझ के साथ जुड़ जाए तो आप विनाशक नहीं, संरक्षक बन सकते हैं। निष्कर्ष: फाइटर की परिभाषा तनाव में आक्रामक प्रतिक्रिया देने वाला। ताकतें: नेतृत्व, निर्णय क्षमता, ऊर्जा। कमजोरियां: संबंधों में खटास, थकावट, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। उपाय: गहरी सांस, सहानुभूति, विराम, उद्देश्यपूर्ण प्रतिक्रिया। लक्ष्य: प्रतिक्रिया में नियंत्रण और समझदारी लाना। अध्याय 6: द रनर, बचने वाला, द अवॉइडर पर्सनालिटी। लॉरेन हॉड्ज इस अध्याय में तनाव के प्रति एक बेहद सामान्य लेकिन कम पहचाने जाने वाले व्यवहार की पड़ताल करती हैं। वह है भाग जाना। यह भागना केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और संवादात्मक भी हो सकता है। यह वह व्यक्ति होता है जो तनाव से सीधे मुकाबला करने की बजाय उसे अनदेखा, टाल या नकार देता है। रनर कौन होता है? रनर वह होता है जो जब भी किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है तो टकराव से बचता है। वह विषय बदल देता है, मुद्दे को हंसी में टाल देता है, खुद से या दूसरों से कहता है सब ठीक है, लेकिन भीतर ही भीतर तनाव बढ़ता रहता है। रनर की मुख्य पहचान। लक्षण विवरण: बातचीत से बचाव, कठिन या संवेदनशील विषयों पर बात करने से डर, टालमटोल करना, निर्णय, जवाब या जिम्मेदारी लेने से बचना, आत्मप्रवंचना, खुद को समझाना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता या यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ऊपरी शांति का मुखौटा, बाहर से शांत और शांतिप्रिय, अंदर से असहज और बेचैन। रनर की अच्छी बातें। गुण: सकारात्मक पक्ष, टकराव से बचना, कभी कभी टकराव को टालना शांति बनाए रखने में मदद करता है। स्थिति को बिगड़ने से बचाना: रनर तत्काल बम नहीं फोड़ता, वह सोचता है समय सब ठीक कर देगा। नकारात्मक ऊर्जा से दूरी, झगड़ों, बहसों या भावनात्मक तूफानों से खुद को अलग रखता है। यह व्यवहार कुछ हद तक तनाव को स्थगित करने में उपयोगी हो सकता है, लेकिन रनर की चुनौतियां और नुकसान। समस्या प्रभाव: समस्याएं अनसुलझी रह जाती हैं क्योंकि उनका सामना ही नहीं किया जाता। संबंधों में दूरी: जब कोई अपनी भावनाएं साझा नहीं करता तो दूसरों को लगता है कि उसे परवाह नहीं। भीतर दबा हुआ तनाव, बाहर शांत लेकिन अंदर बेचैनी, चिंता और अपराध बोध। कम आत्मविश्वास: डालने की आदत आत्मसंदेह को जन्म देती है। न्यून साहस: रनर को लगता है कि अगर उसने बात की तो सब बिगड़ जाएगा। रनर क्यों ऐसा करता है? बचपन की आदतें: हो सकता है बचपन में उसे यह सिखाया गया हो कि चुप रहना ही सुरक्षित है। ट्रॉमा या असुरक्षा:
किसी पुराने अनुभव ने उसे सिखाया हो कि टकराव का परिणाम बुरा होता है। अत्यधिक सहिष्णुता, वह दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए खुद को पीछे रखता है। लॉरेन हॉड्स बताती हैं कि रन्ना को यह सीखने की जरूरत है कि टकराव बुरा नहीं है अगर वह सम्मानपूर्वक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से हो। रन्ना के लिए समाधान और अभ्यास। उपाय। उद्देश्य। जर्नलिंग, खुद से संवाद की शुरुआत। छोटे छोटे संवाद, आसान विषयों से बात करना शुरू करना। विचार लिखकर बोलना, बात करने से पहले शब्दों को तैयार करना। सक्रिय श्रोता बनना, पहले सुनना फिर धैर्य से जवाब देना। आई फील स्टेटमेंट्स, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, का प्रयोग करना। साहसिक चुनौतियां लेना, हर हफ्ते एक असुविधाजनक लेकिन जरूरी बातचीत करना। विचार में बदलाव। पुरानी सोच नई सोच। अगर मैंने कुछ कहा तो सब खराब हो जाएगा, सच कहना रिश्तों को मजबूत करता है। मुझे चुप रहना चाहिए, मेरी आवाज भी जरूरी है। अभी बात करना सही नहीं, बात किए बिना समाधान नहीं होगा। मैं शांति का पक्षधर हूं, शांति टकराव से नहीं, संवाद से आती है। रन्ना और मस्तिष्क। रन्ना का व्यवहार अक्सर अमिगडला अवॉइडेंस रिस्पॉन्स से जुड़ा होता है। वह खतरे को महसूस करता है लेकिन फ्रीज और फ्ली की तरह प्रतिक्रिया करता है। लेकिन जब वह छोटे कदमों से संवाद, जिम्मेदारी और आत्मस्वीकृति की ओर बढ़ता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिक और रचनात्मकता वाला हिस्सा सक्रिय होता है। यह परिवर्तन केवल संभव ही नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व को बदलने वाला होता है। निष्कर्ष। रन्ना की परिभाषा तनाव के समय बातचीत, निर्णय और कार्रवाई से बचने वाला व्यक्ति। ताकतें टकराव से बचाता है, ऊपरी शांति बनाए रखता है। चुनौतियां मुद्दों को दबाता है, संबंधों में दूरी लाता है। उपाय। जर्नलिंग, सहानुभूति, संवाद, छोटे जोखिम लेना। लक्ष्य। टकराव से न डरते हुए संवाद और कार्रवाई करना सीखना। लॉरेन हॉड्स का संदेश। भागना एक सुरक्षात्मक आदत है लेकिन सुरक्षा विकास नहीं देती। संवाद और सच ही वह जमीन है जहां परिपक्वता पनपती है। अध्याय 7। द वरियर, चिंता करने वाला, द एंग्शियस स्ट्रेस पर्सनालिटी। लॉरेन हॉड्स इस अध्याय में ऐसे व्यक्तित्व की गहराई से पड़ताल करती हैं जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से अत्यधिक सक्रिय होता है। वरियर, चिंता करने वाला। यह व्यक्ति हर स्थिति के वर्स्ट केस सिनारियो के बारे में सोचता है। वह हर क्या होगा अगर के संभावित परिणामों पर बार बार विचार करता है और मानसिक थकान का शिकार होता है। वरियर कौन होता है? वरियर वह व्यक्ति है जो तनाव के समय भविष्य की अनिश्चितताओं पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित करता है कि वह वर्तमान क्षण से पूरी तरह कट जाता है। वह सोचता है, अगर मैं असफल हुआ तो? अगर उन्होंने मुझे नकार दिया तो? अगर ये गलत हो गया तो? वरियर की प्रमुख विशेषता है। लक्षण विवरण। अत्यधिक सोच, ओवरथिंकिंग, एक ही समस्या को बार बार मस्तिष्क में दोहराना। बेचैनी और चिंता, लगातार एक अस्थिर भावना का बना रहना। नींद की समस्या, दिमाग शांत न होने के कारण नींद में कठिनाई। निर्णय लेने में कठिनाई, छोटी बातों को भी बड़ा बना देने की प्रवृत्ति। क्या होगा अगर, मानसिकता, हर संभावना का भयावह पक्ष देखने की आदत। वरियर को अक्सर यह भी लगता है कि उसकी चिंता उसे सुरक्षित रखती है, जैसे वह पहले से तैयार रहकर खतरे से बच सकता है। वरियर की सकारात्मक खूबियां। गुण। फायदे। सावधानी, संभावित जोखिमों को पहले ही देख सकता है। योजना बनाने की क्षमता, डिटेल्स पर फोकस करके योजनाएं बेहतर बना सकता है। जिम्मेदार प्रवृत्ति, हर निर्णय को गंभीरता से लेना। अन्य लोगों के लिए सुरक्षात्मक, अपनों के लिए बहुत चिंतित रहना, एक प्रकार की केयर। लेखिका बताती हैं कि चिंता जब संतुलित हो तो यह संवेदनशीलता और सुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है। वरियर की चुनौतियां और नकारात्मक प्रभाव। चुनौती। परिणाम। मस्तिष्क थकान, लगातार सोचने से मानसिक थकावट और ध्यान में कमी। वर्तमान से कटाव, व्यक्ति अभी में मौजूद नहीं रहता। नकारात्मकता की आदत, हर घटना में संभावित बुरा पक्ष देखने की प्रवृत्ति। निर्णय में देरी, अत्यधिक विकल्पों पर विचार करने से समय की बर्बादी। अकेलापन, दूसरों को लगता है कि ये व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है। वरियर को यह भी महसूस नहीं होता कि उसका अत्यधिक सोच उसे सुलझाने की बजाय उलझा रहा है।
वर्य के लिए समाधान और अभ्यास। अभ्यास उद्देश्य। माइंडफुलनेस इस क्षण में क्या सच है पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान मेडिटेशन मस्तिष्क को शांत करने और नकारात्मक सोच को तोड़ने के लिए। शारीरिक गतिविधि सोच के जाल से बाहर आने के लिए शरीर को सक्रिय करना। क्या सच है तकनीक सोच के हर डर को तर्क की कसौटी पर परखना। जर्नलिंग विचारों को कागज पर लाना ताकि वे सिर्फ सिर में न रहें। गहरी सांस डीप ब्रीदिंग त्वरित शांति पाने का अभ्यास। सोच में बदलाव के उदाहरण। पुरानी सोच नई सोच। अगर सब कुछ गलत हो गया तो मैं जब भी जरूरत होगी समाधान निकाल लूंगा। मुझे हर चीज के लिए तैयार रहना है, हर चीज को एक समय पर संभालना पर्याप्त है। मैं अपनी चिंता से बच नहीं सकता, मैं अपनी सोच की दिशा बदल सकता हूं। मैं जो सोच रहा हूं वही सच है, सोच और सच में फर्क होता है। वर्य की न्यूरोबायोलॉजी। वर्य का अमिगडला लगातार खतरे का संकेत देता है, चाहे वास्तविक खतरा हो या नहीं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक और समाधान से जुड़ा है तब कमजोर पड़ जाता है जब मस्तिष्क चिंता में उलझा रहता है। लेकिन ध्यान सांस और माइंडफुल टेक्निक से धीरे धीरे न्यूरल पैटर्न बदल सकते हैं, जिससे व्यक्ति वर्तमान में केंद्रित रहना सीखता है। निष्कर्ष। वर्य की परिभाषा भविष्य की चिंताओं में डूबा रहने वाला व्यक्ति। ताकतें तैयारी सुरक्षा की भावना जिम्मेदारी। कमजोर या अत्यधिक सोच निर्णय में कठिनाई नींद की कमी। उपाय माइंडफुलनेस ध्यान सांस अभ्यास जर्नलिंग। लक्ष्य अब में रहना सोच और भावना के बीच संतुलन बनाना। लॉरेन हॉड्स का संदेश। चिंता करने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह बस सीख रहा होता है कि डर को दिशा दी जा सकती है। जब वर्य अपने विचारों को वर्तमान में लाना शुरू करता है तो वही चिंता उसका सुपर पावर बन जाती है। अध्याय 8 दी फ्रीजर निष्क्रिय हो जाने वाला। लॉरेन हॉड्स इस अध्याय में एक ऐसे तनाव व्यक्तित्व की पड़ताल करती हैं जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, दी फ्रीजर। यह व्यक्ति तनाव की स्थिति में न लड़ता है न भागता है, बल्कि एकदम जड़ हो जाता है। इसका शरीर और मन दोनों फ्रीज मोड में चले जाते हैं और उसे लगता है कि वह कुछ भी करने में असमर्थ है। फ्रीजर कौन होता है? फ्रीजर वह होता है जो तनाव के समय शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से निष्क्रिय हो जाता है। यह वह व्यक्ति है जो गंभीर परिस्थितियों में चुप हो जाता है, निर्णय नहीं ले पाता, भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता और अक्सर अंदर से सुन्न हो जाता है। फ्रीजर की प्रमुख पहचान। लक्षण विवरण। भावनात्मक शून्यता वह अपने अंदर किसी भावना को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पाता। असहायता की भावना उसे लगता है कि वह किसी भी चीज को बदल नहीं सकता। प्रतिक्रिया विहीनता न निर्णय लेता है न संवाद करता है। दबाव से जड़ता जैसे ही तनाव आता है वह पॉज मोड में चला जाता है। सोशल विड्रॉल सामाजिक स्थितियों से दूरी बना लेता है। यह व्यक्ति भीतर से गहराई तक थका हुआ होता है और उसे अक्सर यह समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। फ्रीजर की ताकतें स्ट्रेंथ्स। गुण लाभ। जल्दबाजी से बचना कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने का समय लेता है। गहरी सोच की क्षमता विचारशील होता है और अंदर से चीजों को प्रोसेस करता है। संवेदनशीलता अक्सर फ्रीजर अत्यधिक संवेदनशील होता है, इसलिए खुद को बचाने के लिए बंद हो जाता है। फ्रीजर अक्सर उन लोगों में होता है जो गंभीर या ट्रॉमेटिक अनुभवों से गुजरे होते हैं। वे खुद को सुरक्षित महसूस न होने पर अंदर सिमट जाते हैं। फ्रीजर की चुनौतियां। समस्या परिणाम। निष्क्रियता के कारण अवसरों की चूक, वह निर्णय लेने या अवसरों पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। अलगाव की भावना, दूसरों से जुड़ाव महसूस नहीं करता। कम आत्मविश्वास, उसे अपनी निष्क्रियता पर शर्म और अपराधबोध हो सकता है। स्वास्थ्य पर असर, तनाव जमा होता रहता है जिससे शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। संबंधों में दूरी। फ्रीजर की चुप्पी को अक्सर दूसरों द्वारा गलत समझा जाता है, जैसे कि उसे परवाह नहीं है। फ्रीजर के लिए समाधान और रणनीतियां। फ्रीजर को पुनः सक्रिय और जीवंत महसूस करने के लिए सूक्ष्म लेकिन नियमित प्रयासों की आवश्यकता होती है। यह कोई बड़ी छलांग नहीं, बल्कि धीरे धीरे होने वाला पुनरुत्थान है। उपाय उद्देश्य।
बॉडी स्कैन मेडिटेशन, शरीर को महसूस करना, जड़ता से बाहर आना। गहरी सांस लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, तंत्रिका, तंत्र को शांत करना और ऊर्जा बहाल करना। छोटे लक्ष्य बनाना, जैसे आज 5 मिनट वॉक करूंगा, एक व्यक्ति से बात करूंगा। हल्की फिजिकल मूवमेंट जैसे स्ट्रेचिंग, धीमी वॉक या डांस से शरीर में ऊर्जा बहती है। सेल्फ कंपैशन, मैं सुन्न हूं लेकिन मैं दोषी नहीं हूं, यह दृष्टिकोण अपनाना। जर्नलिंग, सुन्नता के अनुभवों को शब्दों में बदलना, भावनाओं को स्पेस देना। सोच में बदलाव के उदाहरण। पुरानी सोच, नई सोच। मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा, मुझ में कुछ गड़बड़ है, मेरा शरीर और मन खुद को बचा रहे हैं। मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं छोटे कदम उठाकर धीरे धीरे बाहर निकल सकता हूं। मैं दूसरों से जुड़ नहीं पा रहा, मैं खुद से जुड़ना सीख रहा हूं। मेरी निष्क्रियता कमजोरी है, यह मेरी संवेदनशीलता की प्रतिक्रिया है। फ्रीजर और मस्तिष्क, न्यूरोलॉजिकल एंगल। फ्रीजर का व्यवहार मस्तिष्क के ट्रॉमा रिस्पॉन्स सिस्टम से जुड़ा होता है। यह फाइट या फ्लाइट नहीं, बल्कि तीसरी प्रतिक्रिया फ्रीज का हिस्सा है। यह तब सक्रिय होता है जब मस्तिष्क को लगता है कि न लड़ना सुरक्षित है, न भागना, सिर्फ जड़ हो जाना ही विकल्प है। लेकिन नियमित माइंडफुल अभ्यास, बॉडी मूवमेंट और आत्मस्वीकृति से धीरे धीरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से सक्रिय होता है और व्यक्ति प्रतिक्रिया देने की क्षमता वापस पाता है। निष्कर्ष। फ्रीजर की पहचान तनाव के समय सुन्न, निष्क्रिय और चुप रहना। ताकतें, सोचने की गहराई, जल्दबाजी से बचाव। कमजोरियां, अलगाव, आत्मविश्वास की कमी, अवसरों की चूक। उपाय, छोटे लक्ष्य, बॉडी स्कैन, माइंडफुल मूवमेंट, आत्मदया। लक्ष्य, सक्रियता, जुड़ाव और धीरे धीरे प्रकट होना सीखना। लॉरेन हॉड्स का संदेश। फ्रीजर कमजोर नहीं होता, वह सिर्फ धीमे रास्ते से पुनर्जीवन की ओर बढ़ रहा होता है। जब फ्रीजर अपनी गति और प्रक्रिया को स्वीकार करता है, तभी वह थ्राइव करना शुरू करता है। अध्याय 9, द प्लीजर, खुश करने वाला। लॉरेन हॉड्स इस अध्याय में उस तनाव व्यक्तित्व का गहराई से विश्लेषण करती हैं जिसे वह प्लीजर कहती हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो तनाव के समय दूसरों को खुश रखने की अत्यधिक कोशिश करता है, चाहे इसके लिए उसे अपनी इच्छाओं, जरूरतों और भावनाओं को कुर्बान ही क्यों न करना पड़े। प्लीजर कौन होता है? प्लीजर तनाव के समय दूसरों की भावनाओं को शांत रखने के लिए खुद की भावनाओं को दबा देता है। वह टकराव से बचता है, किसी को ना नहीं कहता और दूसरों को निराश करने की कल्पना मात्र से भी चिंतित हो जाता है। प्लीजर की प्रमुख पहचान। लक्षण विवरण। ना नहीं कह पाना, हर बात के लिए हाँ कह देना, भले ही मन न हो। टकराव से भय, बहस, विरोध या असहमति से डर। दूसरों की प्राथमिकताएं पहले, अपनी जरूरतों को छोड़कर दूसरों को खुश करना। अस्वीकृति का डर, लोगों को खुश न रखने पर स्वीकार न किए जाने का भय। भावनाओं को दबाना, अपनी नाराजगी, थकान या असहमति को जाहिर न करना। प्लीजर की सकारात्मक खूबियां। गुण, लाभ। सहानुभूति और संवेदनशीलता। प्लीजर दूसरों के दर्द को जल्दी समझता है। लोकप्रियता, सबके लिए अच्छा करने की भावना उसे पसंदीदा बनाती है। सहयोगी स्वभाव, टीमों और परिवारों में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। मूल्य आधारित नैतिकता, अपने आचरण में विनम्रता और आदर्शों का पालन करता है। लेखिका मानती हैं कि प्लीजर का यह स्वभाव बहुत मूल्यवान है जब तक कि वह संतुलित रहे। प्लीजर की चुनौतियां और खतरे। समस्या, परिणाम। भावनात्मक थकान, दूसरों को लगातार खुश रखना मानसिक रूप से थका देता है। आत्मभूल, अपनी पहचान, पसंद और प्राथमिकताओं को खो देना। छुपा हुआ आक्रोश, बाहर से शांत लेकिन भीतर से नाराजगी और दबा हुआ क्रोध। निराशा और दुख, जब दूसरों से वही सहयोग वापस नहीं मिलता। सीमाओं की कमी, लोग प्लीजर का फायदा उठाने लगते हैं। प्लीजर अक्सर अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वह यह नहीं जान पाता कि कब हाँ कहने से उसका स्व कमजोर हो रहा है। प्लीजर के लिए समाधान और अभ्यास। प्लीजर को यह समझने और अभ्यास करने की जरूरत है कि दूसरों की देखभाल तभी की जा सकती है जब हम अपनी भी करें। अभ्यास उद्देश्य। सीमाएं तय करना, सेट बाउंड्रीज, कब, किससे और कितनी सेवा करनी है स्पष्ट करना। ना कहने का अभ्यास, पहले छोटी बातों पर असहमति जताकर आत्मबल बढ़ाना।
मेरा अफर्मेशंस, मेरी ज़रूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जैसे वाक्यों का अभ्यास। जर्नलिंग, हर दिन अपनी इच्छाओं, भावनाओं और न कहे गए ना को लिखना। सहानुभूति से असहमति, जैसे मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन फिलहाल मैं यह नहीं कर सकता। स्वदेखभाल, दिनचर्या, खुद को समय देना, थकान को पहचानना, ब्रेक लेना। सोच में बदलाव के उदाहरण। पुरानी सोच, नई सोच। अगर मैंने ना कहा तो लोग नाराज हो जाएंगे। ईमानदारी से ना कहना मेरे लिए और उनके लिए बेहतर है। मुझे सबको खुश रखना है, मैं सभी की मदद नहीं कर सकता और यह ठीक है। मैं अच्छा तभी हूं जब दूसरों को अच्छा लगे। मेरी अच्छाई मेरे आत्मसम्मान से शुरू होती है। टकराव गलत है, स्वस्थ टकराव सच्चे संबंधों की नींव है। प्लीजर और मस्तिष्क, न्यूरोलॉजी इनसाइट। प्लीजर का व्यवहार मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा होता है। हर बार जब वह किसी को खुश करता है और सामने वाला सराहना करता है तो डोपामाइन रिलीज होता है जो उसे अच्छा महसूस कराता है। लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो वह अप्रूवल एडिक्शन का शिकार हो जाता है। स्ट्रेस रीसेट के जरिए प्लीजर धीरे धीरे यह सीख सकता है कि आत्मस्वीकृति ही सबसे सच्ची सराहना है। निष्कर्ष। प्लीजर की पहचान तनाव के समय सबको खुश करने की कोशिश करना। ताकतें, सहानुभूति, सहयोग, लोकप्रियता। कमजोरियां, आत्मत्याग, थकावट, छिपा हुआ गुस्सा। उपाय, सीमाएं तय करना, ना कहना, आत्मसम्मान बढ़ाना। लक्ष्य, संतुलित सहानुभूति और आत्म देखभाल के बीच सामंजस्य। लॉरेन हॉड्स का संदेश। प्लीजर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपकी हाँ कहने की आदत आपके मन की ना को दबा रही है तो अब वक्त है खुद की सुनने का। अध्याय 10, द नेगेटिव सेल्फ टॉकर, खुद को नीचा दिखाने वाला। लॉरेन हॉड्स इस अध्याय में उस तनाव व्यक्तित्व को उजागर करती हैं जो तनाव के समय दूसरों को दोष नहीं देता, बल्कि हर गलती, हर चुनौती और हर असफलता का दोष खुद को देता है। यह व्यक्ति लगातार खुद पर सवाल उठाता है और अपनी खुद की आलोचना करके मानसिक थकान और आत्मसंकोच का शिकार हो जाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉकर कौन होता है? यह वह व्यक्ति होता है जो मानसिक रूप से मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा जैसे वाक्य बार बार दोहराता है। वह आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ को बाहरी सफलता या दूसरों की मान्यता से जोड़ता है और जब वह उसे नहीं मिलती तो खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। प्रमुख लक्षण। लक्षण विवरण। आत्म आलोचना की आदत, हर छोटी गलती पर खुद को कठोरता से कोसना। अपराधबोध, दूसरों की उम्मीदें पूरी न करने पर खुद को दोष देना। नकारात्मक वाक्य दोहराना, मैं बेकार हूं, कोई मुझसे खुश नहीं है। संदेह और झिझक, निर्णय लेने से पहले बार बार खुद को रोकना। दूसरों की तुलना में खुद को नीचा मानना, वो मुझसे बेहतर हैं, यह सोच हर क्षेत्र में हावी होना। सकारात्मक पक्ष। गुण लाभ। आत्ममूल्यांकन की क्षमता, यह व्यक्ति ईमानदारी से खुद में सुधार की कोशिश करता है। सीखने की इच्छा, खुद को बेहतर बनाने की लगन होती है। विनम्रता, अभिमान से दूर और सरल स्वभाव। गंभीर सोच, अपने कार्यों को गहराई से समझने की क्षमता। लॉरेन हॉड्स बताती हैं कि यदि नेगेटिव सेल्फ टॉकर अपनी आवाज को संतुलित करना सीख जाए तो वह एक परिवर्तनशील और मजबूत व्यक्तित्व बन सकता है। चुनौतियां और जोखिम। चुनौती प्रभाव। आत्मसंकोच और आत्मसंदेह, यह व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। डिप्रेशन और चिंता, लगातार नकारात्मकता से मानसिक स्वास्थ्य पर असर। निर्णयहीनता, विकल्पों के बीच फंसा रहना, कोई ठोस कदम न उठाना। आत्मिक थकावट, खुद को कोसते कोसते मानसिक ऊर्जा समाप्त हो जाना। विकास रुक जाना, वह आगे बढ़ने की बजाय रुक जाता है क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता कि वह सफल हो सकता है। समाधान और अभ्यास। नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलने का उपाय है संवेदनशीलता और सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ अपने मन से बातचीत करना। यह आसान नहीं, लेकिन संभव है। उपाय, उद्देश्य। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का अभ्यास, नकारात्मक विचारों को पहचानकर सकारात्मक वाक्य अपनाना। डेली अफर्मेशंस, मैं सक्षम हूं, मैं बदलाव लाने की योग्य हूं जैसे वाक्य बोलना। सेल्फ कंपैशन टेक्निक्स, जैसे खुद से यह पूछना, अगर मेरा दोस्त ऐसा कहता तो मैं क्या जवाब देता। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, वर्तमान में रहना और नकारात्मक सोचों को बहने देना।
सफलता की लिस्ट बनाना, हर दिन की 1 से 2 सकारात्मक उपलब्धियों को लिखना। विचारों को चुनौती देना, क्या यह सच है? क्या मैं इस सोच के लिए सबूत दे सकता हूं? सोच का परिवर्तन। नकारात्मक सोच, सकारात्मक विकल्प। मैं हमेशा असफल होता हूं, मैंने कठिनाई झेली है, लेकिन मैं सीखता हूं। मुझसे कोई खुश नहीं है, मैं अपनी सच्चाई से जी रहा हूं और कुछ लोग मुझे जरूर समझते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं इंसान हूं और गलतियां मेरे सीखने का हिस्सा हैं। मैं बेकार हूं, मैं इस वक्त संघर्ष कर रहा हूं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं। मस्तिष्क पर प्रभाव, न्यूरोलॉजिकल व्यू। नकारात्मक आत्मवार्ता से अमिगडला सक्रिय रहता है, जिससे शरीर लगातार तनाव की स्थिति में बना रहता है। यह प्रतिक्रिया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर करती है, जिससे तार्किक सोच और निर्णय क्षमता कम हो जाती है। लेकिन सेल्फ कंपैशन और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस से धीरे धीरे मस्तिष्क में नए न्यूरल नेटवर्क बनते हैं, जो सकारात्मकता को सुदृढ़ करते हैं। निष्कर्ष। व्यक्तित्व खुद को दोष देने वाला, आत्म आलोचक। ताकतें, आत्म-मूल्यांकन, सीखने की इच्छा, विनम्रता। कमजोरियां, डिप्रेशन, निर्णयहीनता, आत्मसंकोच। समाधान, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अफर्मेशंस, कंपैशन प्रैक्टिसेस। लक्ष्य, खुद को उसी दया से देखना जैसी आप दूसरों के लिए रखते हैं। लॉरेन हॉड्स का संदेश। आपका सबसे घातक आलोचक आपका अंदर का स्वर बन सकता है, लेकिन वही स्वर अगर करुणा से भर जाए तो वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अध्याय 11, द डिस्ट्रैक्टेड, भटक जाने वाला। लॉरेन हॉड्स इस अध्याय में ऐसे तनाव व्यक्तित्व का विश्लेषण करती हैं जो तनाव के समय एक जगह ठहर नहीं पाता, न ही मानसिक रूप से, न भावनात्मक रूप से। यह व्यक्ति खुद को व्यस्त बनाए रखता है, लेकिन यह व्यस्तता अक्सर सतही होती है और असल में यह एक तनाव से बचने की रणनीति होती है। द डिस्ट्रैक्टेड कौन होता है? यह व्यक्ति तनाव आने पर एक कार्य से दूसरे कार्य पर कूदता है, बार बार फोन चेक करता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है या टीवी, गेम्स, न्यूज आदि में खुद को उलझा लेता है। उसकी यह व्यस्तता असल में टालने, अवॉइडेंस की प्रक्रिया है, ध्यान हटाने का एक तरीका। प्रमुख लक्षण। लक्षण विवरण। ध्यान की कमी, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं कर पाता। मल्टीटास्किंग की आदत, कई काम एक साथ करता है लेकिन अधूरे छोड़ देता है। डिजिटल ओवरलोड, हर समय स्क्रीन पर निर्भर रहना, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना। विचलित दिनचर्या, योजनाएं बनती हैं पर पूरी नहीं हो पाती। आंतरिक बेचैनी, खुद के साथ अकेले बैठना असहज लगता है। डिस्ट्रैक्टेड व्यक्ति की खूबियां। गुण लाभ। नई चीजें, जल्दी सीखना, हर चीज में रुचि लेने की प्रवृत्ति। तेजी से प्रतिक्रिया, बदलते माहौल के अनुकूल खुद को ढालना। मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम कर सकना, यदि संतुलन हो तो। रचनात्मकता, अलग अलग विचारों को जोड़ने की क्षमता। यह सब तभी ताकत बनते हैं जब ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित हो। डिस्ट्रैक्टेड व्यक्तित्व की चुनौतियां। समस्या प्रभाव। गहराई की कमी, कोई भी काम या संबंध गहराई तक नहीं पहुंचता। लक्ष्य अधूरे रहना, बार बार शुरुआत करना लेकिन अंत तक नहीं पहुंचना। आंतरिक शांति की कमी, लगातार असंतोष, क्योंकि कोई भी उपलब्धि पूरी नहीं लगती। थकान और तनाव, लगातार काम करते रहना लेकिन कोई वास्तविक प्रगति न होना। दृष्टिकोण की अस्पष्टता, दिमाग बिखरा हुआ रहता है जिससे स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाते। डिस्ट्रैक्टेड के लिए समाधान और रणनीतियां। लॉरेन हॉड्स सुझाती हैं कि डिस्ट्रैक्टेड व्यक्ति को फोकस और प्रेजेंस की कला सीखनी होगी। इसका लक्ष्य है माइंडफुल एंगेजमेंट, यानी जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से शामिल होना। उपाय, उद्देश्य। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, वर्तमान क्षण में लाना, दिमाग को स्थिर करना। पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट ध्यान केंद्रित कर कार्य, फिर 5 मिनट का ब्रेक। डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कुछ घंटे बिना फोन या स्क्रीन के बिताना। डेली प्रायोरिटाइजेशन, 3 प्रमुख काम तय करना और पहले उन्हें पूरा करना। डायरी लेखन या रिफ्लेक्शन जर्नल, दिन का मूल्यांकन करना कि कहां फोकस बिगड़ा। डीप वर्क सेशन, सुबह या शाम का एक तय समय पूरी तरह ध्यान से एक कार्य के लिए। सोच में बदलाव के उदाहरण। पुरानी सोच, नई सोच। मुझे सब कुछ एक साथ करना है, हर बार एक ही काम पर ध्यान देने से ज्यादा होता है।
थोड़ी देर सोशल मीडिया देख लूं, मैं 10 मिनट और पूरा फोकस बनाए रख सकता हूं। मेरा ध्यान नहीं टिकता, मेरा ध्यान एक मांसपेशी की तरह है जिसे मैं ट्रेन कर सकता हूं। मैं बहुत व्यस्त हूं, क्या मैं व्यस्त हूं या बस व्याकुल हूं? न्यूरोलॉजिकल एंगल। डिस्ट्रैक्टेड व्यक्ति का दिमाग अक्सर डोपामाइन ड्रिवन लूप में फंसा होता है। हर बार जब वह कोई नया नोटिफिकेशन, मैसेज या शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन देखता है तो डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे उसे एक हिट मिलता है। यह लत बन जाती है और ध्यान केंद्रित करना कठिन होता जाता है। लेकिन माइंडफुलनेस, रूटीन और डिजिटल सीमाएं इस लूप को धीरे धीरे तोड़ सकती हैं। निष्कर्ष। व्यक्तित्व पहचान तनाव के समय फोकस खो जाना, व्यस्तता में खुद को उलझा लेना। ताकतें तेजी से सीखना, लचीलापन, रचनात्मकता। कमजोरियां गहराई में न जाना, अधूरे कार्य, बेचैनी। उपाय माइंडफुल अभ्यास, पोमोडोरो, डिजिटल डिटॉक्स, गहन कार्य सत्र। लक्ष्य डूइंग लेस बट विद फुल प्रेजेंस। लॉरेन हॉड्स का संदेश। डिस्ट्रैक्टेड होना आपकी कमजोरी नहीं है, या आपका मस्तिष्क कुछ पल राहत पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब आप अपने ध्यान को प्रशिक्षित करते हैं तो वही भटका हुआ मन एक केंद्रित साधक बन सकता है। अध्याय 12, द थ्रिवर, तनाव में भी खिलने वाला। लॉरेन हॉड्स इस अध्याय में थ्रिवर व्यक्तित्व को पेश करती हैं, ऐसा व्यक्ति जो न सिर्फ तनाव को संभालता है बल्कि उस तनाव से सीखकर और भी सशक्त बनता है। थ्रिवर वह होता है जो परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता बल्कि उनके बीच से रास्ता निकालता है। यह तनाव में सरवाइव नहीं करता बल्कि ट्रांसफॉर्म करता है। थ्रिवर कौन होता है? थ्रिवर वह व्यक्ति होता है जो तनाव को एक संकेत की तरह देखता है, यह समझने का मौका कि क्या बदलना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। वह सतर्क, शांत, जिम्मेदार और प्रेरणादायक होता है, और यह गुण स्वाभाविक नहीं बल्कि सीखे हुए होते हैं। प्रमुख विशेषताएं। गुण विवरण। उच्च आत्मजागरूकता, वह जानता है कि कब और कैसे वह तनाव में आता है और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। संतुलित प्रतिक्रिया, वह किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि सोचकर उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेता है। उद्देश्यपूर्ण जीवन, उसका जीवन स्पष्ट मूल्यों और लक्ष्य के साथ चलता है। लचीलापन, रिजिलियंस, वह असफलताओं या समस्याओं से टूटता नहीं बल्कि सीखता है। दूसरों के लिए प्रेरणा, व आसपास के लोगों के लिए ऊर्जा, स्पष्टता और नेतृत्व का स्रोत बनता है। थ्रिवर की सकारात्मक ताकतें। पक्ष विवरण। आत्म प्रबंधन, वह अपने विचार, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करना जानता है। लंबी सोच और रणनीति, वह तत्काल प्रतिक्रिया की जगह दीर्घकालिक समाधान सोचता है। संपर्क और सहानुभूति, वह न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों के तनाव को भी समझ सकता है। सीमाएं तय करना, वह जानता है कि कब हाँ कहनी है और कब ना। पुनर्स्थापन क्षमता, रिकवरी एबिलिटी, वह किसी भी कठिन स्थिति से जल्दी उबर जाता है। चुनौती, थ्रिवर बनना कोई जन्मजात गुण नहीं। लॉरेन हॉड्स यह स्पष्ट करती हैं कि थ्रिवर बनना कोई सुपर पावर नहीं बल्कि एक कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। थ्राइवर बनने की सबसे बड़ी चुनौती है अपने पुराने तनाव पैटर्न को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और सजग होकर बदलाव की प्रक्रिया शुरू करना। थ्रिवर बनने के उपाय। कदम विवरण। तनाव व्यक्तित्व की पहचान, सबसे पहले जानें कि आप तनाव में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, फाइटर, रनर, प्लीजर आदि। स्वीकृति, अपने स्वभाव को दोष दिए बिना स्वीकार करें, मैं ऐसा हूं लेकिन मैं बदल सकता हूं। स्ट्रेस रीसेट अभ्यास, रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट, एक्ट प्रक्रिया को नियमित करें। माइंड बॉडी कनेक्शन, रोज बॉडी स्कैन, सांस, ध्यान और मूवमेंट शामिल करें। इंटेंशनल लिविंग, हर दिन खुद से पूछें, मैं आज किस उद्देश्य से जी रहा हूं। सकारात्मक दिनचर्या बनाना, सुबह शाम की रूटीन, डिजिटल सीमाएं, नींद और पोषण पर ध्यान। रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग, हर दिन के अनुभवों को समझना और उनसे सीखना। सोच का बदलाव। पुरानी सोच, थ्राइवर की सोच। मेरे साथ क्यों हुआ? मुझे इससे क्या सीखना है? यह बहुत कठिन है, यह चुनौती मुझे मजबूत बना रही है। मैं टूट रहा हूं, मैं लचीला हूं, मैं फिर से उठूंगा।
मैं नियंत्रण में नहीं हूं, मैं अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हूं। मस्तिष्क विज्ञान के अनुसार ट्रिवर का मस्तिष्क तनाव के समय अमिगडला की बजाय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय बनाए रखता है, यानी डर या रिएक्शन की जगह सोच, मूल्यांकन और विकल्पों पर फोकस करता है। इसका कारण है निरंतर अभ्यास। माइंडफुलनेस से न्यूरोलॉजिकल लचीलापन बढ़ता है। सकारात्मक सोच से नया न्यूरल नेटवर्क बनता है। सजग प्रतिक्रिया मस्तिष्क को फाइट या फ्लाइट मोड से बाहर लाती है। निष्कर्ष: व्यक्तित्व नाम ट्रिवर तनाव में भी खिलने वाला। मुख्य गुण आत्मजागरूकता, संतुलन, उद्देश्य, सहानुभूति। मुख्य चुनौती अभ्यास से विकसित करना पड़ता है। समाधान तनाव पैटर्न की पहचान, स्वीकार और तनाव रीसेट प्रैक्टिस। लक्ष्य तनाव को मार्गदर्शक बनाना और उससे उभरकर आगे बढ़ना। लॉरेन हॉड्स का संदेश: हर कोई ट्रिवर बन सकता है, लेकिन वह तभी संभव है जब आप यह तय करें कि आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप सजग निर्णय लेकर अपना जीवन खुद गढ़ेंगे। भाग 2 का समग्र निष्कर्ष। लेखक लॉरेन हॉड्स बताती हैं कि कोई भी तनाव व्यक्तित्व सही या गलत नहीं है, लेकिन जब हम अनजाने में उसमें फंस जाते हैं, तब वह हमारे लिए बाधा बन जाता है। इस भाग का उद्देश्य है कि पाठक अपना तनाव व्यक्तित्व पहचानें, दूसरों का तनाव व्यक्तित्व भी समझें। सहानुभूति, आत्मजागरूकता और रणनीति के माध्यम से ट्रिवर बने। भाग 3, इनसाइट टू एक्शन, अंतर्दृष्टि से कार्य की ओर। यह भाग तनाव को समझने से लेकर उसके ऊपर कार्य करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। पहले 2 भागों में आपने जाना कि तनाव क्या है, कैसे काम करता है और विभिन्न तनाव व्यक्तित्व कौन कौन से होते हैं। अब लेखक लॉरेन हॉड्स आपको कार्यात्मक परिवर्तन, एक्शनेबल चेंज की ओर ले जाती हैं। अध्याय 13, द इंटरैक्शन, तनाव प्रतिक्रिया और संबंधों का तालमेल। लॉरेन हॉड्स इस अध्याय में यह स्पष्ट करती हैं कि तनाव केवल एक आंतरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों, रिश्तों और सामाजिक संबंधों को गहराई से प्रभावित करता है। आपका तनाव व्यक्तित्व सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपके पार्टनर, बच्चों, दोस्तों और सहकर्मियों की भावनात्मक स्थिति को भी दिशा देता है। यह अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है? अक्सर तनाव के समय हम सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उसी पल दूसरे व्यक्ति की भी कोई प्रतिक्रिया प्रणाली सक्रिय है। इस अध्याय में लेखक यह बताती हैं कि जब 2 लोग अपने अपने तनाव व्यक्तित्व में होते हैं, तो टकराव, दूरी और गलतफहमी होना लगभग तय होता है, यदि दोनों को एक दूसरे की प्रतिक्रिया शैली के बारे में जानकारी न हो। एक तनाव व्यक्तित्व की टकराहट। उदाहरण प्रभाव: एक व्यक्ति फाइटर है और तुरंत बात सुलझाना चाहता है, दूसरा रनर है और वह टालने लगता है। पहला व्यक्ति और आक्रामक हो सकता है, दूसरा और दूर हो सकता है। एक प्लीजर है और टकराव से बचता है, दूसरा नेगेटिव सेल्फ टॉकर है और खुद को ही दोष देने लगता है। दोनों अपने भीतर दबते हैं, संवाद नहीं हो पाता। 2 तनाव प्रतिक्रिया होती है स्वचालित। हम अपनी पुरानी आदतों और दिमागी पैटर्न के आधार पर अनजाने में प्रतिक्रिया देते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले यह पहचानना होता है कि इस वक्त मेरी प्रतिक्रिया मेरे अतीत या मेरे स्वभाव से आ रही है, न कि इस व्यक्ति के व्यवहार से। संबंधों में तनाव को समझने के लाभ। लाभ विवरण: सहानुभूति बढ़ती है जब आप समझते हैं कि सामने वाला तनाव में है, तो आप उसे दोष देने की बजाय उसकी मदद कर सकते हैं। संचार की गुणवत्ता बढ़ती है, आप शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं, जिससे टकराव की जगह स्पष्टता आती है। भावनात्मक दूरी कम होती है, आप रिश्तों में अधिक उपस्थित और जागरूक हो जाते हैं। बॉन्डिंग मजबूत होती है, हम एक टीम हैं जैसी भावना विकसित होती है। व्यवहारिक उपाय: 1 ब्रेक लेना सीखें। यदि आप देख रहे हैं कि बात बढ़ रही है और आप में या सामने वाले में तनाव बढ़ रहा है, तो थोड़ी देर चुप रहना या वहां से हट जाना बेहतर होता है। उदाहरण वाक्य: मुझे लगता है कि इस वक्त हम दोनों थोड़े तनाव में हैं। क्या हम थोड़ी देर बाद बात कर सकते हैं? 2 आई स्टेटमेंट्स का प्रयोग करें। तुमने ऐसा किया कहने से सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है। इसकी जगह मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, या मुझे लगता है कि मैं थोड़ी बेचैनी महसूस कर रहा हूं।
जैसे वाक्य ज्यादा खुलेपन और ईमानदारी के साथ संचार को बढ़ाते हैं। 3 दूसरों को स्पेस देना सीखें। अगर सामने वाला फ्रीजर या रनर है तो तुरंत जवाब की उम्मीद न करें। उसे इमोशनल प्रोसेसिंग टाइम दें। 4 रिश्तों में दोषारोपण नहीं, समझदारी लाएं। ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है से बेहतर है पूछना, क्या वह अभी अपने तनाव में है? 5 साझा अभ्यास अपनाएं। माइंडफुल बातचीत, एक्टिव लिसनिंग, कपल या टीम मेडिटेशन सेशंस। डेली इमोशनल चेक इन, आज तुम्हारा तनाव कैसा रहा जैसे सवाल। मस्तिष्क का परिप्रेक्ष्य। जब 2 लोग तनाव में होते हैं तो उनके दोनों अमिगडला सक्रिय हो जाते हैं। बिना किसी शांत संदेश के मस्तिष्क खतरे को बढ़ा चढ़ाकर देखता है। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति शांत प्रतिक्रिया देता है तो सामने वाले का दिमाग भी मिरर न्यूरॉन्स के माध्यम से शांत हो सकता है। यही कारण है कि एक सजग, शांत व्यक्ति पूरे रिश्ते की ऊर्जा बदल सकता है। निष्कर्ष। विचार तनाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक और संबंधों से जुड़ा अनुभव है। मुख्य समस्या तनाव व्यक्तित्वों की टकराहट संवाद को बिगाड़ती है। उपाय ब्रेक लेना, आई स्टेटमेंट्स, सहानुभूति, स्पेस देना। लक्ष्य रिश्तों में समझ, शांति और गहराई लाना। लेखिका का संदेश, जब आप दूसरों के तनाव व्यक्तित्व को समझना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ रिश्ते नहीं बचाते, आप उन्हें मजबूत बनाते हैं। अध्याय 14, थ्रिवर एक्सेलरेटर्स फॉर एवरी स्ट्रेस पर्सनालिटी, हर तनाव व्यक्तित्व के लिए आगे बढ़ने वाले उपकरण। इस अध्याय में लॉरेन हॉड्स यह बताती हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका तनाव व्यक्तित्व कैसा भी हो, थ्रिवर बन सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ जानकारी नहीं, नियमित अभ्यास और रणनीतियां चाहिए। लेखिका ने इसे 6 मुख्य स्तंभों में बांटा है जिन्हें थ्रिवर एक्सेलरेटर्स कहा गया है। यह रणनीतियां दिमाग और शरीर दोनों को स्थिरता, लचीलापन और स्पष्टता की ओर ले जाती हैं। थ्रिवर एक्सेलरेटर्स के 6 स्तंभ। 1 रोज की दिनचर्या, कंसिस्टेंट रूटीन। महत्व, जब आप दिन की शुरुआत और समाप्ति एक निश्चित क्रम से करते हैं तो मस्तिष्क को सुरक्षा और नियंत्रण का संकेत मिलता है। उपाय। सुबह उठते ही 10 मिनट ध्यान, बॉडी स्ट्रेच या जर्नलिंग करें। रात को सोने से पहले डिजिटल डिटॉक्स, हल्की किताब पढ़ना या सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। दिनचर्या का पालन आपके विकसित होते मस्तिष्क, न्यूरोप्लास्टिक ब्रेन, को नई आदतें अपनाने में मदद करता है। 2 माइंडफुलनेस और ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। महत्व, यह तनाव प्रतिक्रिया को धीमा करके आपको रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करने की शक्ति देता है। उपाय। हर दिन कम से कम 5-10 मिनट की ब्रीदिंग मेडिटेशन। ऑब्जर्व डोंट जज तकनीक, आप जो सोच रहे हैं उसे बिना आलोचना के देखें। माइंडफुलनेस से अमिगडला की गतिविधि कम होती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। 3 शारीरिक सक्रियता, मूवमेंट। महत्व, शरीर में जमे हुए तनाव, स्टोर्ड स्ट्रेस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए गतिशीलता आवश्यक है। उपाय। दिन में कम से कम 15-30 मिनट की हल्की कसरत, योग, तेज चलना, स्ट्रेचिंग। फ्रीजर, वॉरियर, रनर जैसे व्यक्तित्व के लिए विशेष रूप से लाभकारी। यह कोर्टिसोल घटाता है और डोपामाइन बढ़ाता है, जिससे ऊर्जा और मनोबल दोनों में सुधार होता है। 4 पोषण और नींद, न्यूट्रिशन स्लीप। महत्व, असंतुलित आहार और नींद की कमी तनाव को और बढ़ाती है। उपाय। संतुलित भोजन, फल, हरी सब्जियां, हेल्दी फैट, कम कैफीन और प्रोसेस्ड फूड। पर्याप्त पानी, 2 से 3 लीटर और 7-8 घंटे की गहरी नींद। सोने से पहले स्क्रीनों से दूरी रखें, ब्लू लाइट आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। 5 डिजिटल जागरूकता, टेक बाउंड्रीज। महत्व, तकनीकी डिवाइसेस हमारे मस्तिष्क को लगातार उत्तेजित करते हैं, जिससे ध्यान भटकता है और तनाव प्रतिक्रिया सक्रिय रहती है। उपाय। स्क्रीन फ्री टाइम स्लॉट तय करें, सुबह 1 घंटा और रात को 1 घंटा। सोशल मीडिया का सीमित प्रयोग, नोटिफिकेशंस ऑफ करें। डिस्ट्रैक्टेड व्यक्तित्व के लिए यह सबसे आवश्यक एक्सेलरेटर है। 6 सकारात्मक स्वविचार, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। महत्व, हमारी अंदर की बातचीत ही हमारे आत्मसम्मान और तनाव की दिशा तय करती है। उपाय। प्रतिदिन खुद से कहें,
मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत और सक्षम हूं। आत्मालोचना की जगह आत्मदया, सेल्फ कंपैशन लाएं। मैं हमेशा गलतियां करता हूं की जगह कहें, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। तनाव व्यक्तित्व आधारित विशेष उपाय। तनाव व्यक्तित्व ट्रिगर एक्सेलरेटर सुझाव। फाइटर गहरी सांसें लेना, बॉडी स्कैन, नियंत्रण छोड़ने का अभ्यास। रन जर्नलिंग, छोटे सामाजिक संवाद, टालने की आदत पर काम। वर्य, मैं अभी सुरक्षित हूं जैसे कथनों का दोहराव, वर्तमान में जीने की कला। फ्रीजर हल्की कसरत से शुरुआत, हर दिन एक छोटा काम पूरा करना। प्लीजर ना कहने का अभ्यास, अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाना। नेगेटिव सेल्फ टॉकर सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, आईने के सामने सेल्फ टॉक। डिस्ट्रैक्टेड टाइम ब्लॉकिंग, स्क्रीन फ्री स्पेस बनाना, नोटिफ ऑफ करना। मस्तिष्क के दृष्टिकोण से यह एक्सेलरेटर्स मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाते हैं, मतलब मस्तिष्क नई प्रतिक्रियाएं सीखता है। जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो मस्तिष्क की डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स सिस्टम बदलती है और नई स्वस्थ आदतें बनती हैं। निष्कर्ष। मुख्य संदेश, हर व्यक्ति थ्रिवर बन सकता है यदि वह इन अभ्यासों को लगातार अपनाए। मूल विचार, तनाव व्यक्तित्व कोई स्थायी पहचान नहीं है, उसे बदला जा सकता है। जरूरी बात, थ्राइवर बनने की शुरुआत छोटे बदलावों और नियमित अभ्यास से होती है। लेखिका का सुझाव। बदलाव एक बड़ी छलांग नहीं है, यह छोटे छोटे कदमों का संचय है जो एक नई युग का निर्माण करता है। अध्याय 15, द बॉटम लाइन, अंतिम निष्कर्ष, तनाव एक संकेत है, शत्रु नहीं। लॉरेन हॉड्ज इस अंतिम अध्याय में पूरे पुस्तक का सार संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं। वह यह स्पष्ट करती हैं कि तनाव को समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन उसे एक सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। यह अध्याय पाठक को यह समझाने के लिए है कि तनाव से लड़ने के बजाय उसे समझकर उसके साथ जीना और उसे अपने पक्ष में मोड़ना एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका है। तनाव एक चेतावनी है, शत्रु नहीं। तनाव कोई दुश्मन नहीं है, यह एक संकेत है कि आपका शरीर और मन किसी असंतुलन को अनुभव कर रहे हैं। यह एक अलार्म की तरह है जो कह रहा है, रुको, देखो और अपने भीतर झांको। तनाव हमें खतरे से बचाने के लिए बना है, लेकिन जब हम इसे समझे बिना इसे दबाते हैं या उससे लड़ते हैं तो यह हमारे विरुद्ध काम करने लगता है। आपकी तनाव प्रतिक्रिया आपकी मानसिक संरचना का परिणाम है। आप जैसा तनाव महसूस करते हैं वह आपके बचपन के अनुभवों, सामाजिक वातावरण, आदतों और सोचने के ढंग से बना है। यह आपकी गलती नहीं कि आप फाइटर, प्लीजर या वॉरियर हैं, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी जरूर है कि आप इसे समझें और उसमें बदलाव लाएं। पहचानने से शुरू होता है परिवर्तन। जब आप अपनी तनाव प्रतिक्रिया को पहचानते हैं तो आप उसके स्वचालित चक्र को तोड़ने लगते हैं। पहचान, जागरूकता। जागरूकता विकल्प नई आदतें और सोच। इसलिए स्ट्रेस रीसेट प्रणाली यही सिखाती है कि आप रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करें। हर व्यक्ति थ्रिवर बन सकता है। थ्रिवर बनने के लिए आपको परफेक्ट या शांत स्वभाव का होना जरूरी नहीं। जरूरी है ईमानदारी, ऑनेस्टी, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना। आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना। नियमित अभ्यास, प्रैक्टिस, नई आदतों को बार बार दोहराना। थ्रिवर कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, यह सीखी गई मानसिक स्थिति है। 5 तनाव को दिशा देना, जीवन को नियंत्रित करना। जब आप अपने तनाव को समझते हैं और उसका जवाब देने का तरीका बदलते हैं तो आप धीरे धीरे अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। आप बेहतर निर्णय लेते हैं, आपके रिश्ते सुधरते हैं, आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है, आप अंदर से संतुलित और स्पष्ट हो जाते हैं। मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण। तनाव को देखने का पुराना तरीका, नया दृष्टिकोण। तनाव एक समस्या है, तनाव एक सूचना है। मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे इसे समझकर दिशा देनी है। यह मुझे तोड़ता है, यह मुझे मेरे बारे में सिखाता है। मैं कमजोर हूं, मैं सीख रहा हूं और बदल रहा हूं। लेखक का अंतिम संदेश। तनाव को मैनेज मत कीजिए, उसे समझिए, गले लगाइए और उसे अपनी ताकत बनाइए।
हर बार जब आप जागरूक होकर प्रतिक्रिया देते हैं, आप एक नया मस्तिष्क पैटर्न बना रहे होते हैं जो आपको शांति, शक्ति और उद्देश्य की ओर ले जाता है। निष्कर्ष: तनाव समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बदली जा सकती है। तनाव से डरना नहीं है, उसे समझकर अपनाना है। हर व्यक्ति तीव्र बन सकता है ईमानदारी, आत्मजागरूकता और अभ्यास से। तनाव आत्मज्ञान का रास्ता। जब आप तनाव को समझते हैं तो आप खुद को समझते हैं। यह अध्याय और पूरी किताब हमें यह सिखाती है कि तनाव जीवन की रुकावट नहीं है, बल्कि यह जीवन की दिशा बदलने का निमंत्रण है। भाग 3 का समग्र निष्कर्ष। इस भाग में लेखक आपको केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि आपके दैनिक जीवन में व्यावहारिक परिवर्तन लाने का मार्ग दिखाती है। आप जान जाते हैं कि आपका तनाव आपके नियंत्रण से बाहर नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अपने शरीर, मस्तिष्क और भावनाओं को फिर से प्रशिक्षित किया जा सकता है। आपके संबंध, कार्यक्षमता और मानसिक शांति सब बेहतर हो सकती है अगर आप तनाव को समझदारी से संभालें। तो दोस्तों, आपने जाना कि तनाव केवल एक समस्या नहीं, बल्कि एक संकेत है जो हमें भीतर झांकने और बदलने का अवसर देता है। अब बताइए, आपका तनाव व्यक्तित्व कौन सा है? फाइटर, प्लीजर या शायद वॉरियर? कमेंट में जरूर लिखें और बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप ऐसे ही और बुक समरी, माइंडफुलनेस और सेल्फ हेल्प वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि तनाव सबके पास है, लेकिन समाधान सबके पास नहीं।